नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। यदि आप यूपी ट्रिपल एस एएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। डेली क्लास ये डेली बेस पे होती है। एएसओ में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से लगभग 62-65 प्रश्न बनते हैं 100 प्रश्नों में से। तो आप लोग इससे पहले 2 क्लास जा चुकी है, आज तीसरी क्लास है और संडे को कंप्लीट स्टैटिक्स का मैराथन लिया जाएगा और परीक्षा से पहले 3 मैराथन लिया जाएगा। आप लोग उससे जरूर जुड़िएगा। संडे को एक मैराथन लिया जाएगा और इसी तरह टाइम निकाल कर मैराथन लिया जाएगा और टॉपिक वाइज डेली एमसीक्यू भी कराया जाएगा, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट भी बेहतर हो सके और प्रैक्टिस भी हो सके आप लोगों का। इसलिए मैं ध्यान में रख करके ऐसा प्लान बनाई हूँ। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय सांख्यिकी प्रणाली यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है उन सभी को क्लियर करेंगे। और दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट हो सके और जिसको जरूरत हो उसे भी प्राप्त हो सके। चलिए आज का ये रहा पहला प्रश्न। बताइए MOSPI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड पॉलिटी। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल पॉलिसी। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कौन सा सही होगा, बताइए। देखिए, मॉस्पी का पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन सी सही होगा। मॉस्पी का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है। यह भारत के सांख्यिकी डेटा संग्रहण और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। यह रहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रश्न को देखिए। NSO जिसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, बताइए। ऑप्शन दिया है कानून बनाना। ऑप्शन बी दिया है आर्थिक डेटा एकत्र करना। ऑप्शन सी दिया है रक्षा नीति बनाना। ऑप्शन डी दिया है कर वसूलना। NSO का मुख्य कार्य क्या है? कभी कभी NSO का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो NSO का फुल फॉर्म देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आर्थिक डेटा का एकत्रण करना। ऑप्शन बी सही होगा। यानी NSO का मुख्य कार्य देश के आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी डेटा का संग्रहण एवं विश्लेषण और प्रकाशन करना, तीनों काम है। प्रश्न 3 है, सेंसस ऑफ इंडिया कितने वर्षों में प्रकाशित होता है? 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 2 वर्ष में, 15 वर्ष में? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। जो भारतीय जनगणना है वह कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? तो वह 10 वर्षों में प्रकाशित होती है। प्रश्न नंबर 4 है, शुरुआत में थोड़ा छोटे छोटे प्रश्न लिए गए हैं। जितना प्रश्न बढ़ेगी, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड भी प्रश्नों का बढ़ता जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और अंतिम में हम लोग ट्रिक्स और स्ट्रेटजी भी मतलब फॉलो करेंगे, बताएंगे कि कैसे इसका तैयारी करेंगे 10-15 दिन के टाइम में। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे क्या करना है हम लोगों को और प्रश्नों को भी देखेंगे। संसद का मुख्य उद्देश्य क्या है? GDP मापना, जनसंख्या का आकलन करना, कर संग्रहण, बैंकिंग डेटा। प्रश्न नंबर 4, तो संसद का मुख्य उद्देश्य होता है जनसंख्या का आकलन। ऑप्शन बी सही होगा। जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की जनसंख्या, उसकी संरचना और सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना होता है। प्रश्न नंबर 5 है, NSS जिसे नेशनल सैंपल सर्वे कहा जाता है, NSS क्या है? पूर्व जनगणना है, नमूना सर्वेक्षण प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली है, कर प्रणाली है? बताइए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो NSS नमूना सर्वेक्षण प्रणाली है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, NSO पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पे है RBI, CSO, SEBI, NSSO ओनली। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो NSO
पूर्व में CSO के नाम से जाना जाता था, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑप्शन बी सही होगा। NSO पहले CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जाना जाता था, जिसे NSSO के साथ मिलाकर NSO कहा बनाया गया है, यानी CSO और NSSO को मिलाकर के NSO बनाया गया है। क्या? CSO प्लस NSSO मिलाकर NSO का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, मोस्पी किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन गृह मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, स्वतंत्रता मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कौन सा सही होगा, बताइएगा। तो मोस्पी जो है MOSPI, यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो स्वतंत्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8, NSSO का मुख्य कार्य क्या है? डेटा, रक्षा डेटा, नमूना सर्वेक्षण तैयार करना, कर संग्रह, बैंकिंग नियंत्रण। क्या करता है NSSO? करता है, नहीं करता था पहले, अब बदल गया है। CSO प्लस NSSO मिलकर के NSO हो गया है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, जब NSSO कार्य करता था तो वो भी नमूना सर्वेक्षण करता था, इसका मुख्य कार्य था। यानी NSO का मुख्य कार्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सैंपल सर्वे करना था। प्रश्न नंबर 9 है, सेंसेक्स में कौन कौन सी जानकारी एकत्र की जाती है? केवल आय। ऑप्शन बी है जनसंख्या, रोजगार और शिक्षा। ऑप्शन डी है केवल GDP। ऑप्शन डी है केवल बैंकिंग। बताइए, सेंसेक्स में कौन जानकारी एकत्र की जाती है? जब जनगणना की जाती है तो कौन कौन सी जानकारी एकत्र किया जाता है? प्रश्न नंबर 9। तो सेंसेक्स में जनसंख्या, शिक्षा और रोजगार तीनों जानकारी एकत्र की जाती है, और इस ऑप्शन के अनुसार ये बेहतर है। ये नहीं हो सकता, केवल ये नहीं हो सकता, केवल ये नहीं हो सकता। इसमें जनसंख्या, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली जाती है, यानी जनगणना में जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक स्थिति जैसी जानकारी एकत्र की जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, NSO का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून बनाना, सांख्यिकी डेटा का संग्रहण और विश्लेषण करना, बैंकिंग नियंत्रण करना, रक्षा नीति। बताइए, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो NSO, देखिए CSO ही बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। CSO NSO मिल करके NSO बना है, CSO NSSO मिल करके NSO बना है, और इसका मुख्य उद्देश्य है सांख्यिकी डेटा का संग्रहण और विश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बी होगा। NSO का उद्देश्य देश के भीतर सभी प्रकार के डेटा, सांख्यिकी डेटा का एकत्र कर उसका विश्लेषण और प्रकाशन करना है। प्रश्न नंबर 11 है, संसद का संचालन कौन करता है? RBI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेबी, नीति आयोग। यानी जनगणना का संचालन कौन करता है? RBI करता है? जी नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी या नोटों को छपाई या सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। सेबी जी नहीं, ये पूंजी बाजार का यानी शेयर बाजार का नियमन करती है। नीति आयोग जी नहीं, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसका संचालन करता है। प्रश्न नंबर 11 का बी सही होगा। जनगणना, भारत में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, NSS किस प्रकार का डेटा संग्रहण करता है? फुल सेंसस डाटा, सैंपल डाटा, बैंकिंग डाटा, मिलिट्री डाटा। प्रश्न नंबर 12, तो NSS सैंपल डाटा संग्रहण करता है। ऑप्शन बी सही होगा। NSS सैंपल सर्वे के माध्यम से समिति के लोगों को से डेटा लेकर पूरे देश का अनुमान लगाया जाता है। बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, मॉस्पी का पूर्व मुख्य कार्य क्या है? रक्षा नीति बनाना, सांख्यिकी और योजना का क्रियान्वयन करना, बैंकिंग या न्याय व्यवस्था बनाना। तो जी, रक्षा नीति इसका मुख्य कार्य नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है, न्याय व्यवस्था भी नहीं है। सांख्यिकी और योजना का क्रियान्वयन करना इसका मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, सेंसेक्स में कौन सा डेटा शामिल होता है? व्यक्तिगत बैंक डिटेल, जनसंख्या संरचना, शेयर बाजार, GST। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कौन सा सही होगा? सेंसेक्स में कौन सी डेटा शामिल होती है? तो व्यक्तिगत बैंकिंग डिटेल जी नहीं, शेयर बाजार का जी नहीं, GST का जी नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, जनसंख्या संरचना डेटा शामिल होता है। जनगणना में जनसंख्या की संरचना, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थितियां शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 15 है,
एनएसओ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे है 2015 में, 2019 में, 2020 में, 2018 में। प्रश्न नंबर 15 बताइए कब हुआ था एनएसओ का? तो 2020 में इसका गठन हुआ था, यानी एनएसओ का गठन 2019 और 20 में सीएसओ और एनएसओ को मिलाकर किया गया था। एएसओ में केवल तथ्य नहीं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आगे के एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन थोड़ा गहरा रहेगा ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक, देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, बताइए भारत में आधिकारिक सांख्यिकी आंकड़ों का सर्वोच्च उत्पादक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, वित्त आयोग। बताइए प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो भारत में आधिकारिक यानी ऑफिशियल सांख्यिकी आंकड़ों का सर्वोच्च उत्पादक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। ऑप्शन ए हुआ। सर्वोच्च उत्पादक एनएसओ है। एनएसओ भारत की आधिकारिक सांख्यिकी संस्था है। यह राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रोजगार, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण आदि से संबंधित आंकड़े तैयार और प्रकाशित करती है। आरबीआई भी आंकड़े जारी करता है, लेकिन यह केवल बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र से तक ही सीमित रहता है। ठीक, आरबीआई भी आंकड़े जारी करता है, लेकिन वह बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। और जो एनएसओ है, यह भारत की आधिकारिक सांख्यिकी संस्था है। यह राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन, सीपीआई और रोजगार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आदि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करती है। ठीक, प्रश्न नंबर 17 है, ध्यान से देखिए। प्रश्न को देखिए तो उत्तर मैं दिखाती हूँ। जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में मूल अंतर क्या है? यानी जो जनगणना सेंसस है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस में मुख्य मूल अंतर क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि दोनों सभी व्यक्तियों से जानकारी ली जाती है। ऑप्शन बी है सेंसस में सभी से तथा एनएसएस में केवल नमूने से जानकारी ली जाती है। ऑप्शन सी है सेंसस केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन डी है एनएसएस प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। कौन सा उत्तर सही होगा? आप प्रश्न देख लीजिए। सेंसस और एनएसएस में मूल अंतर क्या है? ऑप्शन यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 17। तो देखिए सेंसेक्स में सभी से तथा एनएसएस में केवल नमूने से जानकारी ली जाती है। ये मुख्य मूल अंतर है सेंसेक्स और एनएसएस में। सेंसस में प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी एकत्र की जाती है, यानी जनगणना में घर घर जाकर व्यक्तिगत पूछजांच की जाती है, इसलिए इसे कंप्लीट इनुमरेशन कहते हैं। और एनएसएस यानी नेशनल सर्वे में पूरी जनसंख्या के बजाय वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए कुछ परिवारों व्यक्तियों से जानकारी ली जाती है। इससे कम समय और कम लागत में विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होता है। ठीक, हमको आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जनगणना और मतलब एनएसएस में क्या अंतर है। जनगणना में प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र किया जाता है और एनएसएस में कुछ चुने हुए परिवारों और व्यक्तियों से जानकारी एकत्र की जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18वां है, यदि सरकार को देश की बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति का शीघ्रता अनुमान लगाना हो तो कौन सी स्रोत अधिक उपयुक्त है? बताइए। जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आधार डेटाबेस, निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा? दोस्तों बता दो, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और वीडियो में बने रहिए। अंत में हम लोग रणनीति को पर चर्चा करेंगे कि हम लोग कम समय में बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें कि हम लोगों का परीक्षा क्लियर हो जाए। ओके, प्रश्न दिया है, यदि सरकार को देश में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति का शीघ्रता से अनुमान लगाना है तो कौन से स्रोत अधिक उपयुक्त होगा? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे, ऑप्शन बी सही होगा। जनगणना प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में होती है। जनगणना जो होता है सेंसस प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, इसलिए इससे वर्तमान स्थिति का तुरंत पता नहीं चलता है। एनएसएस नमूना सर्वेक्षण के आधार पर समय समय पर रोजगार, बेरोजगारी, उपभोग आदि आंकड़े उपलब्ध कराता है, इसलिए वर्तमान आर्थिक स्थिति जानने के लिए एनएसएस अधिक उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, यदि जनगणना के स्थान पर केवल नमूना सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सैंपल सर्वे इंस्टेड ऑफ द सेंसस?
यदि जनगणना के स्थान पर केवल नमूना सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? 100% शुद्धता होगी, समय और लागत में कमी होगी। प्रश्न है सभी व्यक्तियों की जानकारी होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी। प्रश्न देखिए क्या है, ऑप्शन यहाँ पे है। तो यदि जनगणना के आधार पर केवल नमूना सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभ समय और लागत में कमी होगी। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सैंपल सर्वे का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि कम समय, कम लागत, कम संसाधनों में आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें सैंपलिंग एरर की संभावना रहती है, जबकि सेंसस में सैंपलिंग एरर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20, भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली ऑफिस स्टैटिस्टिकल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी ऑफिशियल स्टैटिकल सिस्टम यानी भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न को देखिए, ऑप्शन दिखाते हैं। केवल जनसंख्या का गणना करना, नीति निर्माण हेतु विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना, केवल जीडीपी का गणना करना, केवल कर संग्रह करना। एक मतलब जब भी प्रश्न आप लोग हल करिएगा तो प्रेफर करिएगा कि जहां भी केवल दे दे तो उससे बेस्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 75% संभावना रहती है कि केवल वाले प्रश्न जो ऑप्शन होते हैं वो गलत ही गलत होते हैं। केवल 20 से 25% संभावना हो सकती है कि शायद सही हो जाए, लेकिन केवल जो दिया रहता है अधिक गलत ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का, प्रश्न नंबर 20 का देखिए, केवल दिया है तो ये गलत हो जाएगा। नीति निर्माण हेतु विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी होगा। भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का उद्देश्य केवल आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि विश्वसनीय, निष्पक्ष और समय पर आंकड़े उपलब्ध कराना है, ताकि सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, गरीबी उन्मूलन जैसी योजनाओं और नीतियों का सही निर्माण और मूल्यांकन कर सके। अब रहा ये 21वां प्रश्न, देखिए कथन और कारण से प्रश्न है, स्टेटमेंट से। प्रश्न नंबर 21 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया है, जनगणना में यानी सेंसस में प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी एकत्र की जाती है। ऑप्शन बी दिया है, मतलब स्टेटमेंट 2 दिया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस में केवल चयनित नमूनों से जानकारी प्राप्त एकत्र की जाती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, बताइए। देख लीजिए प्रश्न, उसके बाद ऑप्शन ये रहे। तो जी दोनों कथन सही है। यानी सेंसस में मैं अभी ऊपर क्लियर की हूँ कि सेंसस में प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी एकत्र किया जाता है और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में केवल चयनित नमूनों से जानकारी एकत्र की जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। सेंसस पूर्व गणना पर आधारित होता है, जबकि एनएसएस वैज्ञानिक नमूनों पर आधारित होता है। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है। प्रश्न नंबर 22 है, किसी देश में जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात और आवास संबंधी आंकड़ों का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जनगणना, भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक सर्वेक्षण, कौन सा है? प्रश्न नंबर 22। किसी देश की जनसंख्या का, साक्षरता का, लिंगानुपात का, आवास का संबंधित आंकड़ा का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, या भारतीय रिजर्व बैंक है, आर्थिक सर्वेक्षण है, या जनगणना है? तो देखिए यहाँ पे जनगणना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, आवास संबंधी आंकड़ों का सबसे विश्वसनीय स्रोत जनगणना होगा। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जनगणना पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी एकत्र करता है, इसलिए जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, आवास संबंधी आंकड़ों को सबसे अधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, एनएसओ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। केवल कर का निर्धारण करना, नीति निर्माण और योजना का निर्माण करना, न्यायिक निर्माण करना, निर्णय या चुनाव कराना। बताइए एनएसओ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए जो एनएसओ द्वारा मतलब प्रकाशित आंकड़ों का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण और योजना निर्माण करना होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब एनएसओ द्वारा आंकड़े प्रकाशित होते हैं तो इसका उपयोग सरकार विभिन्न योजनाओं के निर्माण, संसाधन के वितरण और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में करती है। प्रश्न नंबर 24 है,
यदि किसी शोधकर्ता को कम समय और कम लागत में पूरे देश की उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ऑप्शन है सेंसस मेथड, ऑप्शन बी है सैंपलिंग मेथड, ऑप्शन सी है कंप्लीट इनुमेरेशन विथ रीसर्वे या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ओनली। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 26 दिया है प्रश्न, यदि किसी शोधकर्ता को कम समय कम लागत में पूरे देश की उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन करना हो तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सैंपल सर्वे मेथड है, ऑप्शन बी सही होगा। नमूना सर्वेक्षण सैंपल सर्वे कम समय कम लागत में विश्वसनीय परिणाम देता है, इसलिए बड़े स्तर के सामाजिक आर्थिक अध्ययनों का व्यापक उपयोग किया जाता है इसका। प्रश्न नंबर 25 है, एनएसएस में प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? नमूने के उचित चयन पर, जनसंख्या के आकार पर, सरकारी बजट पर, कर प्रणाली पर। एनएसएस से प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? प्रश्न नंबर 25। तो देखिए, एनएसएस से प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता नमूने के उचित चयन पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए सही होगा। यदि नमूने वैज्ञानिक तरीके से चुना गया है तो उसे प्राप्त परिणाम पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सैंपल सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का भाग नहीं है? एनएसओ, मोस्पी, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 26, कौन सा संगठन भारत के आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनएसओ भी है, मोस्पी भी है, आरबीआई भी है। प्रश्न नंबर डी होगा सही, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है ना। एनएसओ, मोस्पी, आरबीआई अपने अपने क्षेत्रों के सांख्यिकी आंकड़े जारी करते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, यह आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 27 बताइए, जनगणना में सैंपलिंग एरर क्यों नहीं होता है? ऑप्शन ए है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक नमूने लिया जाता है, ऑप्शन बी है कि क्योंकि इसमें पूरी जनसंख्या को शामिल किया जाता है, ऑप्शन सी है क्योंकि हर वर्ष होती है, ऑप्शन डी है केवल सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 27, तो जो जनगणना में सैंपलिंग एरर होने की संभावना बहुत ही कम होती है क्योंकि इसमें पूरी जनसंख्या को शामिल किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। सैंपलिंग एरर केवल सैंपल सर्वे में होता है, सेंसस में प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी ली जाती है, इसे सैंपलिंग एरर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक आंकड़े कौन तैयार करता है? आरबीआई, एनएसओ, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 28 क्या बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक आंकड़े कौन तैयार करता है? तो एनएसओ तैयार करता है। भारत राष्ट्रीय आय के आधिकारिक नमूना एनएसओ तैयार करता है। यही संस्था जीएनपी, जीवीए तथा अन्य राष्ट्रीय आय के आज से जुड़े आंकड़े प्रकाशित करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। मोस्पी का मुख्य कार्य क्या है? केवल सांख्यिकी आंकड़े प्रकाशित करना, ऑप्शन बी है सांख्यिकी प्रणाली का समन्वय कार्यक्रमों की निगरानी करना, ऑप्शन सी है मौद्रिक नीति बनाना, ऑप्शन डी है कर नीति बनाना। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर कौन सा सही होगा? दोस्तों एक बार और याद दिला दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं, और ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा रहा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन अंदर से मिलता है और अच्छा करने की चाह जागती है कि मैं अपने बच्चों के लिए और अच्छा कुछ करूं ताकि उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो क्या होगा? मोस्पी का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 29 का भी सही होगा, सांख्यिकी प्रणाली का समन्वय और कार्यक्रमों की निगरानी करना। देखिए, मोस्पी केवल आंकड़े प्रकाशित नहीं करता बल्कि देश की सांख्यिकी प्रणाली का समन्वय करता है, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी भी करता है। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेंसस प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, एनएसएस प्रत्येक नागरिक से जानकारी एकत्र करता है, एनएसओ भारत की प्रमुख आधिकारिक सांख्यिकी संस्था है, मोस्पी केवल जनगणना करता है,
कौन सा सही है पूछा है। तो देखिए सेंसेक्स प्रत्येक 10 वर्ष में शामिल होता है, ठीक, तो ये गलत हो गया। एनएसएस प्रत्येक नागरिक से जानकारी प्राप्त करता है जी नहीं, कुछ विशेष घर या विशेष व्यक्ति से इस जानकारी वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करता है। और मॉस्पी केवल जनगणना जी नहीं, सेंसेक्स मॉस्पी केवल जनगणना नहीं कराता है। देखिए ये एनएसओ भारत की प्रमुख आधिकारिक सरकारी सांख्यिकी संस्था है, ये ऑप्शन सही है। एनएसओ भारत की प्रमुख सांख्यिकी आधिकारिक सांख्यिकी संस्था है। सेंसेक्स प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। एनएसएस नमूना सर्वेक्षण करता है और मॉस्पी सांख्यिकी प्रणाली के समन्वय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। दोस्तों ये रहा आज का कंप्लीट एमसीक्यू और कल हम लोग फिर देखेंगे यूपी SSC ASU एडवांस लेवल के एमसीक्यू। इसका अगला यूनिट है सांख्यिकी का परिचय। और दोस्तों जो आप लोगों का सांख्यिकी ASU का पेपर है वो 3 पार्टों में, मैं देखिए उसका सिलेबस तो 3 पार्टों में बटा है। पार्ट 1 में सांख्यिकी है, पार्ट 2 में कंप्यूटर है और पार्ट 3 में यूपी जीके से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग जो पार्ट 1 है स्टैटिक्स, जो लगभग 60 to 65 नंबर का पूछा जाता है और सांख्यिकी का वेटेज अच्छा है, तो मैं सांख्यिकी को यहाँ पे कवर करा रही हूँ। इससे पहले 2 क्लास जा चुकी है, आज तीसरी क्लास है और 10 से 11 क्लासों में कंप्लीट जो यूनिट्स हैं सांख्यिकी के उसको कवर कर लिया जाएगा और इससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा टॉपिक वाइज। और इसी के साथ साथ हम लोग बीच बीच में मैराथन भी लाएंगे। परीक्षा से पहले 3 मैराथन लाने का स्ट्रेटजी मैं बनाई हूँ। और देखिए कल संडे है ना, कल 100 प्रश्नों का मैराथन आएगा। ओके, आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। समय बीतता जाएगा, आपको पता चलेगा नहीं। आप लोग यहाँ वहाँ इधर उधर समय कम बिताइए, अपने परीक्षा पे फोकस करिए। इस नर्क भरी जिंदगी से यदि आप लोग जॉब पा गए, एक सरकारी नौकरी पा गए, तो आप स्वर्ग की जिंदगी जीने लगेंगे। वर्तमान समय की इतनी बेरोजगारी की महामारी आई है, बेरोजगारी की इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को रोजगार युक्त बनाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए चलते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अंतिम समय में मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी का सपना सभी देखते हैं, बट उसके हिसाब से मेहनत बहुत ही कम करते हैं। लेकिन हम लोगों को सरकारी नौकरी का सपना भी देखना है और साथ साथ उसको मेहनत भी उसी के हिसाब से करना है, ठीक। हमको सपना देखने वाले और मेहनत करने वाले दोनों मिलाकर बनना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलते हैं।